राहुल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका काशी में। भारत 24 को सौभाग्य मिला मां गंगा की गोद में आकर आप लोगों से चर्चा करने का, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकल कर आए और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस परिषद का हम जिक्र कर रहे हैं और आप उसके सेक्रेटरी हैं, संत अतुलानंद रचना परिषद। सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहती हूँ कि जब आपने इसे शुरू किया तो इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या था और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज आपकी ये संस्था काम कर रही है, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और मैं स्वागत करता हूं बीइंग बनारसी। वो कहते हैं सर, हमारी जो टैगलाइन है, कहते हैं जहां तक भारत वहां तक भारत 24। वेरी नाइस। तो इस अच्छी टैगलाइन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रचना परिषद जो आपने पूछा, ये दिस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय माय फादर जी। पिताजी ने 1979-80 के दौरान इसकी नींव रखी थी। और रचना शब्द का मतलब है क्रिएटिविटी। उनके मन में था कि हम समाज में क्रिएटिविटी, ऐसे सिटीजन पैदा करें जो कुछ क्रिएशन करें। और केवल एजुकेशन दे देना और एजुकेशन पढ़ के किताब को मगअप करके फिर उसको कहीं जाके उलट देना इज नॉट द एजुकेशन, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड टीचर एट हिज टाइम। माई मदर वॉज ऑल्सो टीचर। तो इन दोनों का ये सपना था कि एक ऐसी संस्था खड़ी करें जो समाज में स्प्रेड करे एजुकेशन को और रचनात्मक कार्य करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें जी। तो इसीलिए उन्होंने रचना परिषद नाम रखा है इसका। लेकिन खास तौर पे क्योंकि आपने एक बनारसी हैं आप और बनारस के होने के नाते बनारस की सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो शैक्षणिक धरोहर रही है, उसको हम साथ साथ लेकर चलने में बनारस के लोग बड़ा यकीन रखते हैं। तो कैसे आप परिषद की भूमिका इन दोनों ही क्षेत्र में देखते हैं, सांस्कृतिक लिहाज से भी और शैक्षणिक लिहाज से भी? हमारा जो पूरा लोगो है उसमें रचना परिषद के साथ टू सर्व ह्यूमैनिटी हमारी टैगलाइन है। जैसे आपने बताया, जहां तक भारत वहां तक भारत 24। तो जहां तक मानवता वहां तक हम जाना चाहते हैं, मानवता के चरम पे जाना चाहते हैं सेवा करते हुए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ मैंने बताया कि शिक्षा नहीं है, और हम मानवता की सेवा करने के क्षेत्र में मैं एक बार फिर से आपसे प्रश्न जान सकता हूं? नहीं, मैंने प्रश्न यही पूछा कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और उसके साथ साथ जो शैक्षिक शहर के तौर पर मानवता की सेवा ही सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकती है। काशी, जैसा कहते हैं, प्राचीनतम जीवित शहर है जी। तो यहाँ पे जो काशी का रस अगर लेना है तो आपको गलियों में जाना पड़ेगा। इनके अंदर एक एक कचौड़ी, एक एक मिठाई अपने आप में सब अजूबा समेटे हुए है। और जब आप गली में घुसेंगे, और जैसा कि यूरोप की और भारत की गलियों में, बनारसी गलियों में बड़ा अंतर है, तो घुसेंगे आपको हर 10 फीट पे, 15 फीट पे, 50 फीट पे, जैसे जिसकी घर की लंबाई हो, अलग अलग महक आएगी आपको। कहीं से पकौड़ी छन्ने की महक आएगी, कहीं से वेद पाठ की महक आएगी, कहीं से मतलब आप अंदर घुसते जाइए, पता चला अंदर जो है बहुत बड़ा हाता है। जैसे दशाश्वमेध घाट के पास मिलने वाली लस्सी। हाँ, कहीं लस्सी मिल रही है आपको, कहीं गली में आपको अंदाज भी नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। फिर और अंदर आप गए तो पता चला 3 मंजिल की इमारत है, वहां पे वो 200 महिलाएं अंदर शॉपिंग कर रही हैं। साड़ी का बहुत बड़ी गद्दी है साड़ी की। तो ऐसी विशेषताएं समेटे हुए काशी, और विद्वानों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, न केवल शिक्षा, न केवल संस्कृति, इसके अतिरिक्त जितने भी वाद्य हैं, गायन है, नृत्य है, कथक का आविष्कार काशी से हुआ। और पंडित रविशंकर पंडित, अभी उनका देहांत हुआ है, इस नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। बहुत ही मतलब उम्दा गायक जिसको कहते थे वो थे। बिस्मिल्लाह खां हमारे यहाँ से थे जो शहनाई बजाते थे। संतूर वादक पद्मश्री अभी हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इतने कलाकार हैं, इतनी विभूतियां हैं, और किसी के अंदर कोई बनावट, कोई छल कपट, कोई घमंड नहीं है। वो बड़े सादे ढंग से चुपचाप अपनी साधना करते रहते हैं। तो मैं काशी का पर्याय इसको मानूंगा कि ये केवल फिजिकली डेवलप नहीं हुआ है, ये मेंटली डेवलप जगह है। कुछ विशेष रहा होगा तभी भगवान बुद्ध कहाँ से चलते चलते और ज्ञान तो उनको प्राप्त हो गया था,
लेकिन शिष्यों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने काशी को चुना। भगवान महावीर काशी को चुने, तो कुछ तो रहा होगा यहाँ की भूमि में। और मुझे लगता है कि जो ऊर्जा भगवान शिव के स्थान से निकलती है वही सबसे बड़ी ऊर्जा है, जिसको पाने के लिए हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं एक सिम कार्ड से दूंगा। कितना भी महंगा मोबाइल आप ले लीजिए, अगर उसमें सिम कार्ड है और सिम कार्ड एक्टिवेटेड है, जिस नेटवर्क का सिम कार्ड एक्टिवेटेड है उस नेटवर्क का ही उसमें सिग्नल आएगा। अगर सिम कार्ड नहीं है तो मोबाइल के दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। इसी तरह कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो सिम कार्ड उसके अंदर होना चाहिए काशी को फील करने वाला। अगर काशी को फील करने का सिम कार्ड लगा है तो वो काशी का मोह कभी जाएगा ही नहीं आपके अंदर। बिल्कुल। और ऐसा भी कहते हैं कि आप काशी में तभी आ सकते हैं जब आपको बाबा का बुलावा आया हो। अविनाशी काशी भी कहते हैं। हमारे संतोष जी भाई साहब सनातन धर्म पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताया। तो जिसका आदि अंत नहीं है, काशी भी मुझे लगता है, लोग कहते हैं प्राचीनतम नगरी जब से मनुष्य ने जानना शुरू किया। हम तो जाने ही बहुत बाद में। अगर आप भारतवर्ष के उन्नति की इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो 640 करोड़ साल पहले, 64 करोड़ साल पहले ऐसी बातें होती हैं कि वो ड्रिफ्ट होके यहाँ आया और यहाँ आकर के भारतवर्ष का एक भूखंड बन गया। मुझे लगता है उसी समय से काशी का विकास शुरू हो गया था। तुलसीदास जी ने भी इस स्थान को चुना, रहने वाले बांदा के थे, पैदा वहां हुए, यहाँ आके क्यों ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पैदा हुए। और काशी की 40-45 लाख की आबादी में मैं भी एक चींटी जैसा एक जीव हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसी योगदान पर आपके परिषद द्वारा आप जो योगदान दे रहे हैं, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, लोगों के जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ा, अगर कुछ उदाहरण के साथ आप बताना चाहें, जैसे जैसे आपने काम किया। देखिए, मेरा 1995 से अब तक 30 साल का सफर हो चुका है। मैं पिताजी की हेल्प करने आया था, और जैसा मैंने कहा काशी में लोग डूब जाते हैं, तो मेरे पिताजी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि उनसे मिलने के बाद मैं उनका पुत्र होने के नाते उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उनके एडमायरर रोज मुझसे मिलते हैं। और आज वो दुनिया में नहीं है, ब्रह्मलीन है, लेकिन जो उनसे एक बार मिल लेता था उनका हो जाता था। ऐसे घर में ऐसे पिता का पुत्र होने का सौभाग्य मिला, और मैं उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई एम जस्ट कैरिंग ऑन द लेगेसी व्हाट एवर ही लेफ्ट, और उसको और अच्छा करने की मेरी इच्छा है, मेरी अपेक्षा है। और रही बात सेवा की, तो संतुष्टि की, तो मैं विद्यालय संचालन के अलावा के अतिरिक्त सेवा भारती समिति काशी प्रांत, जो आरएसएस का एक विंग है, उसकी मैं प्रांत का दायित्व मेरे पास है। और प्रांत के दायित्व के नाते से काशी प्रांत बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें हम बच्चों के छात्रावास का संचालन करते हैं। वो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे परिवार और बच्चे, उनको हम यहाँ निःशुल्क शिक्षा देते हैं, हर स्तर की शिक्षा देते हैं। उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई शुल्क उन बच्चों से नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगता है मुझे संतुष्टि वहां मिलती है। विद्यालय तो संचालन हो रहा है, वो दूसरा एक पहलू है हमारे जीवन का, लेकिन संतुष्टि मिलती है जब उन बच्चों की सेवा कर पाते हैं जो समाज, जिनके घर में उनके पिता माता गाली देना और पिता शराब पी के झगड़ा करना, ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य, और ऐसे बच्चों को उस माहौल से निकाल करके उनको सुबह वंदे मातरम का गायन कराया जा रहा है, उनको समाज के प्रथम पायदान पे लाने का काम किया जा रहा है। सेवा भारती ये कार्य कर रही है, और उसका दायित्व मेरे पास है, तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस कार्य को कर पा रहा हूँ। आप इसी तरीके से कार्य करते रहिए। एंड इसी बीच में आई टेक अ मोमेंट, अनुप्रिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी में, एंड इट्स गुड टू सी यू। अपना दल की प्रेसिडेंट अनुप्रिया पटेल जी इस वक्त हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुप्रिया जी का स्वागत करता है भारत 24। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर दी स्टेज। थैंक यू। बातचीत के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू।